गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पदार्थ हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पदार्थ चैप्टर के जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और केमिस्ट्री हर कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी पूरे साइंस आपको कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुंचाता है, क्योंकि साइंस अगर आप जानते हो तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने साइंस के बारे में जाना था, आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपका मिलता रहे। अगर आप भागलपुर से हैं और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। यहां फाउंडेशन और टारगेट दोनों तरह के बैच के द्वारा आपके कंपटीशन की तैयारी पूरी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर यानी पदार्थ। तो ये पदार्थ होता क्या है, तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, मैटर यानी पदार्थ पे। तो देखते हैं पदार्थ। सबसे पहला है कि पदार्थ क्या होता है, यानी पदार्थ किसको कहते हैं। मैटर क्या होता है, ऐसा वस्तु जो स्थान लेता हो, जिनमें कुछ वजन हो और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ किसको कहते हैं आप समझ चुके होंगे, वैसा वस्तु जो स्थान लेता हो, जिसमें वजन हो और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा वस्तु जो स्थान लेता हो, जो स्थान लेता हो, जिसमें वजन हो और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया पदार्थ का डिफिनेशन। ये क्या है आपका पदार्थ का डिफिनेशन। पदार्थ क्या होता है, वैसा वस्तु जो स्थान लेता हो, जिसमें वजन हो और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये जो पदार्थ है ये किससे मिलके बना होता है, तो पदार्थ याद रखिएगा सूक्ष्म कणों से। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से क्या होता है, बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या है आपका सूक्ष्म कण है और इसी कण के द्वारा पदार्थ क्या होता है आपका, बना होता है। देखिए ये कोई पदार्थ है, ये क्या है आपका पदार्थ है, और इस पदार्थ में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका सूक्ष्म कण है। ये क्या है आपका सूक्ष्म कण है। ये सूक्ष्म कण से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ। और इन सूक्ष्म कणों के बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपका जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को कहते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या कहा जाता है इसको, अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर आणविक स्थान। और ये जो आपका कण है, इन कणों के बीच में बल भी लगता है, जिस बल का नाम है अंतर आणविक बल। क्या नाम है आपका, अंतर आणविक बल। यानी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, सूक्ष्म कणों से। और इन कणों के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उसी स्थान का नाम क्या है, अंतराण्विक स्थान। और इसी अंतराण्विक स्थान के कारण
पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है, एक बल काम करता है, जिस बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहा जाता है। और इसी बल के आधार पर पदार्थ का बंटवारा किया जाता है, यानी पदार्थ का विभाजन किया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो प्राकृतिक रूप से पदार्थ कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पदार्थ 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार का। सबसे पहला कौन है आपका, ठोस। ठोस मीन्स सॉलिड। सबसे पहला कौन सा पदार्थ है आपका, सॉलिड यानी ठोस। ये ठोस क्या होता है, तो देखिए ठोस किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम हो और अंतराण्विक बल क्या हो, सबसे अधिक हो, तो उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। तो ठोस पदार्थ क्या हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम तथा अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है, तो उसे ठोस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो ठोस का डिफिनेशन क्या हो गया, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम और अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, ठोस। और ये जो ठोस होता है, इनमें कणों के बीच में गति कम पाया जाता है, यानी कण जब बल अधिक बल से जुड़े होते हैं तो कणों के बीच में गति क्या होता है, बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा, इसके कणों के बीच में गति कम होता है। गति क्या होता है, कम होता है। और क्या हो सकता है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है आपका, निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। यानी ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होगा आपका, निश्चित होगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका पत्थर क्या है आपका, ठोस पदार्थ। जैसे आपका लोहा क्या है आपका, ठोस पदार्थ। जैसे आपका एल्युमिनियम भी क्या है आपका, ठोस पदार्थ। ठीक है, ये सब आपका क्या, जैसे लकड़ी भी क्या है आपका, ठोस पदार्थ, ETC। यानी ये सभी ठोस पदार्थ के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ठोस क्या होता है आप समझ चुके होंगे, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम और अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और ठोस के कणों के बीच में गति क्या होता है, कम होता है, और आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पदार्थ, लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, ये सब किस में आता है आपका, ठोस में आता है। तो आप ठोस को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव यानी लिक्विड। द्रव का अंग्रेजी क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक और अंतराण्विक बल ठोस से कम होता हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और द्रव के कणों के बीच में क्या होता है, गति पाया जाता है, इसलिए द्रव क्या होता है, बहता है। द्रव के कणों के बीच में क्या होता है, गति पाया जाता है, इसलिए द्रव क्या होता है आपका, बहता है। और क्या है, द्रव का
आकार और आयतन। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है आपका? निश्चित होता है। आप द्रव को जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। उसी बर्तन का क्या करेगा? आकार। इसका एग्जांपल आप जल को ले सकते हैं, तेल को ले सकते हैं। ये सब क्या है आपका? तो ये सब आपका द्रव है। तो द्रव का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा पदार्थ जिसमें अंतर आणविक स्थान ठोस से अधिक तथा अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है तो उसे द्रव कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे द्रव का आप लिख सकते हैं। द्रव का एग्जाम्पल क्या है आपका? जल। जल क्या है आपका? द्रव है। जैसे तेल, तेल भी आपका क्या है? द्रव है। आदि ये सब किसका एग्जाम्पल है आपका? द्रव का। यानी जो भी बहने वाला पदार्थ है वो क्या है आपका? द्रव है। ठीक है। अब देखिए द्रव में क्या होता है? इसके कणों के बीच में क्या होता है? गति पाया जाता है। इसके कणों के बीच में क्या पाया जाता है? गति पाया जाता है। यानी द्रव के कणों के बीच में गति पाया जाता है, इसलिए द्रव बहने वाला पदार्थ। द्रव कैसा पदार्थ है? बहने वाला पदार्थ है। इसका आकार क्या होता है आपका? अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित। इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। उसी का आकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। यानी द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर उसको गोल में रखोगे तो द्रव का आकार गोल हो जाएगा, अगर चौड़ा में रखोगे तो चौड़ा हो जाएगा। यानी जैसा भी आप आकार के बर्तन में रखिएगा उसी तरह का आकार कौन ले लेता है? आपका द्रव। तो ये आप द्रव को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं गैस पे। तीसरा कौन सा है? गैस। गैस क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है और अंतराण्विक बल सबसे कम होगा, उसी को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे गैस में क्या हो जाएगा आपका? हवा या एलपीजी गैस कह सकते हैं, जैसे आपका खुशबू कह सकते हो। ये सब क्या आपका गैस है जो कि फैलता है सब जगह पे आपका। और गैस के कणों के बीच में गति सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान गैस के कणों में सबसे अधिक होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है आपका? अनिश्चित होता है। इसलिए जिस बर्तन में रखा जाएगा गैस को, उसी बर्तन का आकार और आयतन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। गैस क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक तथा अंतराण्विक बल सबसे कम होता है तो उसे गैस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? हवा। हवा क्या है आपका? गैसों का मिश्रण है।
जैसे आपका एलपीजी, ये भी क्या है आपका एक तरह का गैस है आदि। तो ये गैस क्या होता है, अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है और बल क्या होता है, सबसे कम होता है। और अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होने के कारण और बल सबसे कम होने के कारण इसके कणों के बीच में क्या होगा, गति पाया जाएगा। इसके कणों के बीच में सबसे अधिक गति पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, गति पाया जाता है। और सबसे अधिक गति पाए जाने के कारण इसका गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो याद रख सकते हैं इसको भी। और इसका आकार और आयतन क्या होगा, अनिश्चित। आकार और आयतन अनिश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है। इसलिए जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का आकार और आयतन दोनों क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। आकार आयतन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये आप समझ चुके होंगे गैस को। गैस क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक और अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। एग्जाम्पल हवा, एलपीजी। इसके कणों के बीच में गति सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार और आयतन क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो ये आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है तरल। तरल किसको कहते हैं, फ्लूइड जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, तरल, फ्लूइड। तरल क्या होता है, बहने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। और तरल के अंतर्गत द्रव और गैस आता है। द्रव और क्या आता है आपका, गैस। यानी बहने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। बहने वाले पदार्थ को तरल कहते हैं। जैसे और इसके अंतर्गत द्रव और गैस आते हैं। यानी बहने वाला पदार्थ ही क्या होता है, तरल होता है। अगर आप द्रव को या गैस, इन दोनों को आप क्या कह सकते हैं, तो दोनों को क्या कह सकते हैं, तरल। ये दोनों क्या है, एक तरह से तरल है, द्रव और गैस, क्योंकि ये दोनों बहता है। और क्यों बहता है, क्योंकि इसके कणों के बीच में क्या पाया जाता है, गति पाया जाता है, जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। ये जो पदार्थ है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, जैसे देखिए, जैसे कौन सा पदार्थ है आपका, ठोस। ठोस मीन्स सॉलिड। और कौन सा पदार्थ है आपका, द्रव। द्रव मीन्स लिक्विड। और आपका है गैस, तो गैस का क्या होता है, गैस। तो ये आपका पदार्थ है, तीन पदार्थ। इन तीनों के अवस्था में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग जानते हैं। जैसे ठोस, अगर ठोस से द्रव बनाना हो, ठोस से क्या करना हो, द्रव, तो ठोस से द्रव बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको गलाया जाता है। ठोस को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। यानी गलनांक इसका यहां पे आएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट। अगर ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, गलनांक पता करना होगा। गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट।
गलनांक मीन्स क्या होता है आपका? मेल्टिंग पॉइंट। अगर द्रव को गैस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको बॉयल करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक होगा। क्या होगा आपका? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको जब गर्म करोगे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हम लोग जानेंगे। अगर आप गैस से द्रव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? संघनन। क्या करना पड़ेगा? संघनन। संघनन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और जब आप द्रव से ठोस में पुनः जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु, और अंग्रेजी में होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप ठोस से द्रव में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा, यानी गलनांक होगा उसका। अगर आप द्रव से गैस में जाओगे तो बॉयल करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक कुछ ना कुछ होगा। गैस से अगर द्रव बनाना है तो क्या करना होगा? संघनन करना होगा। और द्रव से अगर ठोस बनाना क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट जमाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ उसका हिमांक बिंदु होगा। तो अब हम लोग जानेंगे ये गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिसके कारण द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, संघनन क्या होता है जिसके कारण गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, और ये हिमांक बिंदु क्या होता है जिसके कारण द्रव ठोस में क्या हो रहा है आपका? परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गलनांक को। सबसे पहले किसको देखते हैं? गलनांक को, कि गलनांक क्या होता है। गलनांक। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह तापमान, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? तापमान पे। वह तापमान जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, उसी तापमान को क्या कहते हैं? उसी तापमान का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या समझ में आया आपको? क्या बताया? कि वह तापमान जिस तापमान पर पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उस पदार्थ का, उस पदार्थ का, अलग अलग पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? अलग अलग होगा। याद रखिएगा। देख लेते हैं इसको। क्या है? वह तापमान, वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसी तापमान को, तो उसी तापमान को गलनांक कहते हैं। तो उसी तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, यानी उसी तापमान को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा। वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, उसी तापमान को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 4, जैसे बर्फ, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका? यानी 0 डिग्री पे बर्फ क्या होता है? पिघलने लगता है। इसी तरह से लोहा, लोहा का गलनांक कितना होता है? तो 1538 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका? 1538 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से सोना का गलनांक कितना होता है? 1061 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से चांदी का कितना होता है गलनांक? तो याद रखिएगा चांदी का 961 डिग्री सेल्सियस आदि। इस तरह से आपका और भी पदार्थ का क्या होता है? आपका गलनांक होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका गलनांक याद रखना होगा, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। लोहा का भी आता है, सोना का, चांदी का, ये सब गलनांक आपको एग्जाम में मिलेगा, ये सब आपका आते रहता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये गलनांक आप समझ चुके होंगे, ये गलनांक होता क्या है। सब डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका तापमान पे। किस पे डिपेंड हो रहा है ये सभी चीज, आपका तापमान पे। अब देखिए आइसक्रीम फैक्ट्री, आप जब आइसक्रीम फैक्ट्री जाते हैं तो वहां जो आइसक्रीम बनाने वाला जो मशीन होता है, उस मशीन का टेम्परेचर जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक आइसक्रीम आइसक्रीम बन के नहीं रह सकता है। इसलिए आइसक्रीम फैक्ट्री में क्या करते हैं, आइस मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आइस मिक्सर। कहां पे आपका, आइसक्रीम फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री। आइसक्रीम फैक्ट्री, यहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, आइस मिक्सर। आइस मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। और इस आइस मिक्सचर में क्या रहता है, तो इसमें आपका बर्फ में क्या मिलाया जाता है, नमक। यानी बर्फ और नमक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, आइस मिक्सचर। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, नमक आइसक्रीम फैक्ट्री में। कहां किया जाता है, आइसक्रीम फैक्ट्री में। और आइसक्रीम फैक्ट्री में क्यों किया जाता है, क्योंकि इस आइस मिक्सचर से जो फैक्ट्री का मशीन होता है, उस मशीन का तापमान या कह सकते हो गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या घट जाता है, गलनांक घट जाता है। यानी आइस मिक्सचर से गलनांक क्या होता है, आपका घटता है। और कितना घट के हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आइसक्रीम फैक्ट्री में बर्फ क्या होता है, आपका जमा रहता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री में किसका प्रयोग किया जाता है, आइस मिक्सचर का। और क्यों किया जाता है, गलनांक घटाने के लिए, यानी तापमान को कम करने के लिए। और ये बर्फ और नमक का क्या होता है, मिश्रण होता है, ताकि मशीन ज्यादा ठंडा रहेगा तो बर्फ जमा रहेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है आइस फैक्ट्री का आइस मिक्सचर मिलाने से तापमान। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आप बर्फ पर दाब का मान बढ़ाते हैं, यानी बर्फ पे जब दबाव बढ़ाओगे तो गलनांक घटता है या बढ़ता है, तो याद रखिएगा गलनांक क्या होता है, घटता है। क्या हो जाता है, गलनांक आपका घट जाता है। यानी बर्फ पर दाब का मान बढ़ाने से, दाब का मान बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी बर्फ जल्दी नहीं पिघलता है। लेकिन जब आप मोम और घी पर दाब का मान बढ़ाएंगे, दाब का मान बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जल्दी पिघल जाता है। मोम और घी पर अगर दबाव बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ जाएगा, यानी वो जल्दी पिघलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन बर्फ पे अगर दाब का मान बढ़ाओगे तो गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोनों बात को, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि बर्फ पर दाब का मान बढ़ाने से गलनांक घटता है, लेकिन मोम और घी पर दाब का मान बढ़ाने से क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, यानी जल्दी पिघल जाएगा। तो ये आपका था गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम लोग हिमांक बिंदु। अगला क्या जानते हैं, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ये हिमांक बिंदु क्या होता है, तो ये भी तापमान पे डिपेंड करता है। वह तापमान जिस तापमान पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो उसी तापमान को क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। जैसे बर्फ के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे इसमें जान लेते हैं क्या होता है, वह तापमान
जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या हो जाता है? वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे बर्फ का कितना होता है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पदार्थ का गलनांक और हिमांक बिंदु क्या होता है? एक होता है, यानी एक समान होता है। यानी जितना गलनांक होगा उतना ही उसका क्या होता है? हिमांक भी होता है। यानी उसी से वो पिघलना भी शुरू होता है, जमना भी शुरू होता है। इसलिए दोनों का क्या होता है? सेम। तो इस बात को याद रखिएगा। किसी भी पदार्थ का गलनांक और हिमांक बिंदु एक ही होता है, यानी अलग अलग नहीं होता है। जहां से वो जमना शुरू होता है वहीं से वो पिघलना भी क्या होता है? शुरू होता है। इसलिए किसी भी पदार्थ का गलनांक और हिमांक बिंदु क्या होता है आपका? सेम होता है, यानी एक होता है, यानी एक समान होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है? यह भी तापमान पे डिपेंड करता है। वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस, जल कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको भी लिख लेते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसी तापमान को क्वथनांक कहते हैं। उसी तापमान को क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है। अब देखिए, अगर जल में अशुद्धि मिला दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा या घटेगा? यानी जल में अगर कोई चीज मिला करके उसको जब गर्म करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है? तो याद रखिएगा, बढ़ता है। क्या होता है आपका? बढ़ता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ने का मतलब क्या है? 100 डिग्री पे जल अगर उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, तो कितना पे अब होगा? 110 पे, 120 पे, 130 पे, यानी 100 से क्या हो जाएगा आपका? अधिक हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आगे जानते हैं, अगर जल पर दाब का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं? जल पर दाब का मान बढ़ाने से बीपी का मान, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखिएगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर प्रेशर कुकर
कुकर। तो प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रेशर कुकर में दाब का मान बढ़ाते हैं जल पर, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है और कितना हो जाता है? 120 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, तो वहां दाब का मान क्या होता है? घट जाता है। और दाब का मान घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। यानी 100 पे जो पानी उबल रहा था वो कितना पे बॉयल होगा? अब 80 डिग्री पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा? आपका घट जाता है। तो ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान घटने से बीपी का मान यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कम हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है? ऊंचाई पर खाना पकने में अधिक समय लगता है। खाना पकने में क्या होता है? पकने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो खाना पकने में क्या होता है? आपका अधिक समय लगता है। याद रखिएगा, क्यों लगता है? क्योंकि दाब का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? घट जाता है। तो खाना पकने में क्या होता है? आपका अधिक समय लगता है। तो ये आप समझ चुके होंगे क्वथनांक को। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका संघनन। संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन। संघनन क्या होता है? जब गैस वाष्प, यानी गैस मतलब भाप, भाप मतलब वाष्प, जब वाष्प ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और संघनन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है? बादल बनता है, और इसी से क्या होता है? आपका वर्षा होता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्या होता है? वर्षा होता है। और जब आप फ्रिज से बोतल को निकालते हैं या किसी भी वस्तु को निकालते हैं तो उसके आसपास जो पानी की बूंदें जमा हो जाती है, वह भी कौन सी क्रिया है? तो संघनन है। तो संघनन क्या होता है? कि जब गैस या वाष्प, जब गैस या वाष्प ठंडा होकर घनीभूत होकर जमा हो जाता है, तो वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और संघनन के कारण ही क्या होता है? बादल बनता है। याद रखोगे इसको भी। संघनन के कारण ही क्या होता है? बादल बनते हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। क्या होता है? वर्षा। और संघनन का अगर आपको देखना है क्रिया, तो आप फ्रिज से कोई भी वस्तु को बाहर निकाल लीजिए और उस वस्तु के चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संघनन। क्योंकि जब आप फ्रिज से वस्तु बाहर निकालते हैं तो वो ठंडा होता है और आपके आसपास के वातावरण में क्या होता है? वाष्प होता है, जल वाष्प होता है। यानी गैस में, हवा में क्या होता है? जल की मात्रा होती है। जो जल की मात्रा
ठंडे के कारण उसके पास घनीभूत होकर के जमा हो जाती है और द्रव में क्या हो जाती है, पुनः गैस से परिवर्तित हो जाती है। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संघनन कहते हैं। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, संघनन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये पदार्थ से रिलेटेड आप बातचीत समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यही रखने वाले हैं। अगर आप भागलपुर से हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लास में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके आप इस तरह से एनसीईआरटी बेसिस पर पूरे साइंस को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों साइंस फाउंडेशन के तौर पर पढ़ाया जाता है। और यहाँ टारगेट कोर्स की भी व्यवस्था है और हमारे यहाँ साइंस या हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट की व्यवस्था है, हर एक एग्जाम के टेस्ट की व्यवस्था है, हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी टेस्ट की व्यवस्था है। अगर आप भागलपुर से हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लास एक बार विजिट जरूर करें। और हमारा जो पता है लाल कोठी, आसानंदपुर, भागलपुर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और पते पे आकर के ऑफिस में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे पदार्थ चैप्टर में।